देखिए, जो लग रहा था विवाद शांत हो गया है, लेकिन वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज दे रहे हैं कि साबित करो कि हिंदू हो। योगी आदित्यनाथ आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ शंकराचार्य पहुंच चुके हैं मठ काशी में, जहां आज वो अपने भक्तों और संतों के बीच थे। दूसरी तरफ जब काशी में है शंकराचार्य, तो उनसे मिलने वालों का तांता लगा है। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी शंकराचार्य से मिलने पहुंचे, तो कुछ जगह पोस्टर लग गए शंकराचार्य नहीं कांग्रेसाचार्य हैं। अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। क्या आप कोई विशेष प्रमाण ऐसा दे सकते हैं हिंदू होने का? एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए शंकराचार्य जी कार्य कर रहे हैं। सनातन के संग्राम में अब धर्मयुद्ध छिड़ गया है। शंकराचार्य की पालकी रोकने और कालनेमी कहने से शुरू हुआ विवाद अब असली बनाम नकली हिंदू तक जा पहुंचा है। क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। आपके योगी आदित्यनाथ जी बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए। अब लड़ाई इस बात की है कि कौन हिंदू है और कौन नहीं, कौन बड़ा हिंदू है और कौन छोटा हिंदू। वो हिंदू हृदय सम्राट हैं और हिंदू होने का प्रमाण पत्र मांगना ये भी एक निंदनीय ही कहा जाएगा। प्रयागराज की धरती पर छिड़ा संग्राम अब दिल्ली से लखनऊ तक लड़ा जाएगा। इसके लिए योगी को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। शंकराचार्य हुंकार भर रहे हैं, योगी से हिंदू होने का सबूत मांग रहे हैं। जवाब न मिला तो राजधानी कूच की ताल ठोक दी है। अब जो करेंगे हम बता रहे हैं ना, 11 मार्च को वहीं पर संतों के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे। अब देखिए तलवारें निकल आई हैं, हालात ऐसे बन गए। शंकराचार्य सीधे योगी को चुनौती दे रहे हैं। क्या हो रहा है? प्रयागराज से जाकर काशी में शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का सबूत मांग लिया। शंकराचार्य ने पूछ लिया कि योगी हिंदू हैं तो साबित करें। कहा मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया था, मैंने प्रमाण दिया, मेरे प्रमाण सच्चे थे, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। तभी तो प्रशासन लालच दे रहा था कि आप संगम स्नान कर लीजिए। वो कह रहे थे आपके ऊपर फूल बरसा देंगे, लेकिन हमने नकार दिया। प्रशासन ने ऑफर दिया कि शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल बना देंगे, लेकिन अब प्रमाण का समय पीछे छूट गया है। पटकों से माफी मांगे। अब तो सीएम योगी को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा योगी 40 दिन में बताएं कि वो हिंदू हैं या नहीं। इन 40 दिनों में योगी को गौ भक्त होने का प्रमाण देना होगा। अगर प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो समझेंगे आप नकली हिंदू हो। हिंदू होने का सबूत नहीं दिया तो आप कालनेमी पाखंडी ढोंगी हैं। मतलब आपने सिर्फ दिखावे के लिए भगवा वस्त्र धारण किया है। अगर आप सच में हिंदू हैं तो गौमाता को राज्य माता घोषित कीजिए। यूपी में गौमाता को निर्यात बंद करें, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे। स्वामी नारायणाचार्य ने शंकराचार्य के बयान पर आपत्ति जताई। कहा वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने सनातन पर प्रहार किया है। जिसने हिंदुत्व का परचम लहराया उन्हें आप कालनेमी और गौ हत्यारा कह रहे हैं। अनंत श्याम देवाचार्य ने भी योगी से सबूत मांगने को गलत बताया। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट थे और रहेंगे। योगी के मंत्री राजभर ने शंकराचार्य के बयान पर पलटवार किया। राजभर ने कहा शंकराचार्य क्या सभी हिंदुओं के ठेकेदार हैं? सुनिए जरा शंकराचार्य को और बाकी संतों को। अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। हमने समय दिया है, अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए
उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से करना रोकिए, बताइए कि मैं हिंदू हूँ, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए, आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम आपको 100 दिन का समय देते हैं, क्या आप कोई विशेष प्रमाण ऐसा दे सकते हैं हिंदू होने का कि आप हिंदू हैं? इतने बड़े मठ के गोरखपीठाधीश्वर हैं, वो वहाँ के महंत हैं, और इससे ज्यादा हिंदू होने का प्रमाण उनको क्या चाहिए? शंकराचार्य भगवान ने जो योगी जी से मांग की है बहुत अच्छी की है। गाय माता को राजकीय माता घोषित करना चाहिए और गाय माता के मांस की बिक्री बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हम लोग भारत में रह रहे हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं। अरे भारत में गाय माता को राजकीय माता नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? 40 दिन की वार्निंग दिया है। अफसोस है, निंदनीय है, चिंताजनक है। पूज्य शंकराचार्य जी का यहाँ से जाना दुखद है। ये निंदनीय ही नहीं, बहुत बड़ी घटना, दुखद है। लेकिन योगी जी के इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। हमारा अपने मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द हम सब की पूजनीय गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दें। साथ ही केंद्र सरकार से भी अनुरोध है कि इस विषय को किसी भी प्रकार से हल्के में लेने का प्रयास न करें। आपको फिर से अपनी छवि सुधारने का अवसर मिला है। यह सरासर सनातन और हिंदू संस्कृति पर प्रहार है। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए शंकराचार्य जी कार्य कर रहे हैं। तो योगी जी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, सनातन को उच्च स्तर पर ले जाने का कार्य किया, हिंदुत्व का परचम लहराया, उन्हीं को आज आप कालनेमी कह रहे हैं, गौ हत्यारा बता रहे हैं। ये सरासर गलत है। शंकराचार्य भगवान की जो मांग है वो जायज है। गावो विश्वस्य मात्रा, गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है। यदि उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसको राजकीय माता घोषित कर देंगे तो कोई बुराई नहीं है, और गौमांस पे पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे तो भी कोई बुराई नहीं है। अब देखिए जरा, अब बड़ी चीज क्या है? बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य ने 40 दिन का वक्त दिया है। वो कह रहे हैं 40 दिन में अगर योगी आदित्यनाथ ने हिंदू खुद को साबित नहीं किया तो फिर वो लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाकर वो बड़ा घेराव करेंगे। अब देखिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी से ऐलान कर दिया है, यूपी की राजधानी में बड़ा संत समागम हो सकता है। महाशिवरात्रि से पहले 10-11 मार्च को धर्म संसद बुला लिए। शंकराचार्य ने कहा लखनऊ में सभी संत महंत आचार्य इकट्ठा हों। शंकराचार्य के मुताबिक लखनऊ में तय होगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे नकली हिंदू घोषित करना है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा नकली हिंदू का पर्दाफाश करना है। देश में जितने भी हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। यह छल खुद को योगी संत कहने वाले और उनकी पार्टी कर रही है। योगी के गढ़ में जाकर उन्हें ललकारने की रणनीति बना रहे हैं शंकराचार्य। तभी तो शंकराचार्य ने योगी को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया, कहा दुनिया भर में आपके यहां से सप्लाई किया गया गोमांस बिक रहा है, इसे 40 दिन में रोक कर दिखाइए, तभी हम मानेंगे कि आप हिंदू हैं। अगर 40 दिन बीत गए और यह नहीं हुआ तो हम लखनऊ आएंगे। इसलिए शंकराचार्य ने 40 दिन बाद ही लखनऊ में संतों को बुलाया है। यहीं अपनी शर्तों के साथ संत तय करेंगे योगी हिंदू है या नहीं। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं इस पर। हम दिल्ली ना जा करके अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। आपने शंकराचार्य को सुन लिया। शंकराचार्य कह रहे हैं कि अब योगी साबित करें वो हिंदू है या नहीं। तो जरा आप सुनिए देश के लोग, यूपी के लोग क्या कह रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को साबित करने की जरूरत है? सुनिए। शंकराचार्य जी के पास क्या कोई डिग्री है? कोई डिग्री की है क्या वो?
वो पूछेंगे कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बताएगा हिंदू है क्या, कौन नहीं है। मैं तो कहता हूँ वही प्रमाण करके दिखा दें कि वही हिंदू है। उन्होंने 40 दिन का समय दिया है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि समय उन्होंने अपने लिए दिया है कि वो सीएम साहब के लिए दिए हैं। दो राय नहीं है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने, उनके अंदर संत होने का कोई प्रमाण ही नहीं दिखता। मुझे लगता है वो धोखे हैं, वो छलावा है। देश में सपा की गवर्नमेंट थी, इसी गवर्नमेंट में इनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, तब ये कहाँ चले जाते हैं, तब इनकी आवाज़ कहाँ चली जाती है, तब नहीं उनको दिखता है कि वो हिंदू के नेता हैं, कि वो मुसलमान के नेता हैं, कि वो सिख के नेता हैं, संघ हैं या ये राजनीति पॉलिटिकल एक पार्टी के लीडर हैं। मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है, जो फेस है, वो किसी से छिपा नहीं। जहाँ गुंडा माफियाओं का बोलबाला था, उसको ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा योगी सरकार का हाथ है। योगी आदित्यनाथ से बड़ा कौन हिंदू है आप बताएं? कि योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट चाहिए शंकराचार्य का, कि वो बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ हिंदू है कि नहीं है। अब इससे बड़ा हिंदू क्या होगा कि एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी करेंगे शंकराचार्य। मुझे शंकराचार्य जैसे व्यक्ति से उम्मीद नहीं थी। उनकी बात में दम है, और शंकराचार्य जिस तरफ चलेंगे सनातन धर्म उसी तरफ चलेगा। ये भगवा चोला पहनकर जो लोकतंत्र रूपी रावण का चीरहरण करना चाहते हैं, ऐसे लोग बेनकाब होने जा रहे हैं। जो हमारे देश की सबसे बड़ी शीर्ष न्यायालय है, वहां पे उनका मामला लंबित है, और उस मामले को पहले लंबित करा के उसको डिसाइड करा ले कि वो खुद शंकराचार्य हैं कि नहीं है। एक उंगली सामने उठाने पे 4 उंगली अपनी तरफ आती है, तो पहले तो वो यही तय कर ले कि क्या वो है शंकराचार्य। मैं उन्हें शंकराचार्य कतई नहीं मानता। कि गौ हत्या 40 दिन में बंद होने से हिंदू प्रमाणित नहीं होता है। हिंदू योगी जी हैं और हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। योगी जी साबित करने की उनको जरूरत नहीं है। 40 दिन में प्रमाण देने की क्या जरूरत है? उनने तो 2017 से ही प्रमाण दे दिया कि वो हिंदू है। 2017 के बाद से अभी तक हिंदुत्व अपने ऊंचाइयों को पकड़ चुका है। हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ही दोनों हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी और माननीय शंकराचार्य जी भी, और दोनों ही एक दूसरे के हिंदू होने पे जब प्रश्न करेंगे तो सनातन धर्म की क्या इज्जत रह जाएगी। शंकराचार्य एक बात बार बार कह रहे हैं और चुनौती देकर कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मांस सप्लायर है। तो मैं आपको बताऊं, पहली चीज तो देश में गौ हत्या अपराध है, तो गौ मांस सप्लायर कोई शहर कोई राज्य नहीं हो सकता। लेकिन हां, मांस सप्लायर और निर्यात के मामले में देखिए कौन कहां है। मांस सप्लाई में यूपी नंबर 1 है, लेकिन वो गौ मांस नहीं है। भारत में मात्रा 11,75,869 मीट्रिक टन, यानी लगभग 12 लाख मीट्रिक टन। दूसरी तरफ देखिए, अकेले पूरी दुनिया का मैंने आपको बताया, भारत में कीमत इसकी जो है 25,648 करोड़ बैठती है, और यानी 25,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है ये। उत्तर प्रदेश में मात्रा लगभग 6,49,675 मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश, यानी जितना पूरे भारत से मांस बाहर जाता है उसमें आधा लगभग यूपी से जाता है। उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये बिजनेस और कारोबार के लिहाज से देखेंगे लगभग 14,000-15,000 करोड़ के आसपास का ये कारोबार है। कुल मांस निर्यात में हिस्सेदारी यूपी की 50.34% बैठती है, और यूपी के 4 सरकारी बूचड़खाने जो उसमें हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बरेली आता है। साथ ही किन देशों में निर्यात होता है ये मांस, जो सप्लाई होता है, ये वियतनाम, मिस्र, मलेशिया, इराक और यूएई, ये वो देश हैं जहां ये एक्सपोर्ट होता है। कुल निर्यात में भैंस का मांस लगभग 82% है। इसलिए शंकराचार्य जो गौ मांस और गौ हत्या की बात कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। सुनिए जरा अब सियासतदान क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य के द्वारा जो जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे थे। सोचिए, आज कल्पना कर सकते हो कोई संत हो, वो मुख्यमंत्री बने हो, और वो पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान न करने दें गंगा में। वे साधु संतों के वो नेता हैं, तो साधु संतों की बात माने होते ना। वो अकेले अपने के नेता हैं। साधु संत महात्मा अपने के लिए हैं। प्रदेश की सरकार संविधान से चल रही है, तो संविधान के दायरे में ही ना योगी जी बात करेंगे कि आपके कहने से बात कर लेंगे। योगी जी जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं।
तमाम मुसलमान इस बात पर इत्तेफाक करता है कि गाय को अगर आपको बचाना है, जैसे मोर है हमारा पक्षी, इसी तरह उसको भी एक दर्जा दिया जाए, जैसे वो राजमाता का दर्जा कह रहे हैं, दिया जाए, कोई बात नहीं, और उसको हर जगह कटने पर उसके बैन किया जाए, जितनी फैक्ट्री है उनके खत्म किए जाए। देखिए, उनकी मांग अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारे लिए बहुत निंदनीय की बात है कि हिंदुस्तान में जहां हम गाय की सुरक्षा पर बात करते हैं और गोरक्षा के नाम पर हम कहीं ना कहीं उत्पात भी मचाते हैं, और एक तरफ हमारे मुल्क में आज भी ऐसे राज्य हैं जहां पर खुल्लम खुल्ला गाय की हत्या की जाती है, वहां उनका मीट जो है खुल्लम खुल्ला बिकता है। तो ये हमारे लिए बहुत निंदनीय की बात है। अब देखिए जरा, एक तरफ लड़ाई धार्मिक है, एक तरफ लड़ाई सियासी भी है, और इस धार्मिक और सियासी लड़ाई के बीच कुछ साबित करने की भी लड़ाई है। पहले कहा गया शंकराचार्य साबित करें वो शंकराचार्य है या नहीं, अब शंकराचार्य योगी से कह रहे हैं वो साबित करें वो हिंदू है या नहीं। जरा देखिए, आपको बताऊं दोनों के ही बारे में। अभिमुक्तेश्वरानंद का मूल नाम है उमाशंकर उपाध्याय, जबकि योगी आदित्यनाथ का मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं और योगी मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत हैं। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है। सीएम किसी भी राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता है। गुजरात और काशी की यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है शंकराचार्य ने। 1992 में उत्तराखंड से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली है योगी ने। काशी आकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को गुरु बनाया और 1993 में एमएससी के दौरान गोरखनाथ मठ आए। 2006 में शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने संन्यास दीक्षा ली और 1994 में महंत अवैधनाथ से नाथ संप्रदाय के तहत दीक्षा ली। 2022 में स्वरूपानंद जी के निधन के बाद उत्तराधिकारी घोषित हुए और 2014 में ही महंत अवैधनाथ जी के निधन के बाद महंत बने। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 1994 में छात्र संघ चुनाव जीते और गोरखपुर से 5 बार सांसद और यूपी से 2 बार सीएम बने। शंकराचार्य के नाते उत्तर भारत के ज्योतिर्मठ की पदवी संभालते हैं और महंत और पीठाधीश्वर के तौर पर मठ भी संभालते हैं योगी। शंकराचार्य एक पीठ का मुखिया होता है। देश में कुल 4 पीठ है। महंत, पीठाधीश्वर, आश्रम, मठ का प्रमुख होता है। देश में कई मठ हैं। अब सुनिए जरा, एक दूसरे को यह मामला कालनेमी बोलने तक पहुंच गया। सुनिए। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू आप कहलाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा ये आवाज दबाने के लिए प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य के बाद आज खबर है एक साध्वी की। साध्वी को मौत का इंजेक्शन। आखिर साध्वी को इंजेक्शन किसने लगाया? कल मैंने आपको बताया था साध्वी प्रेम बाईसा का निधन हुआ, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। कैसे मौत हुई, क्या वजह है? मौत से कुछ महीने पहले उनका एक आपत्तिजनक वीडियो आया, उसके बाद उनकी मौत हुई। आज उनको समाधि दी गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रेम बाईसा को समाधि दी गई। और उनके सैकड़ों हजारों भक्त अपनी साध्वी के संदिग्ध मौत पर पहुंचे थे जब उन्हें समाधि दी जा रही थी।
25 साल की एक साध्वी की अचानक मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। आज साध्वी प्रेम बाईसा को समाधि दे दी गई, लेकिन धरती में समाने से पहले वो सैकड़ों सवाल छोड़ गई। क्या एक इंजेक्शन ने साध्वी की जान ले ली, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? क्या ये सामान्य मौत है, या फिर इसके पीछे वायरल वीडियो वजह है? कम उम्र में संन्यास, फिर अपने भजनों से खूब चर्चा बटोरना और अचानक एक तस्वीर से विवादों में पड़ जाना, चंद दिनों बाद ही सांसें थम जाना। क्या इन सब का कोई कनेक्शन है? पिता ही विलन है या फिर फंसाया जा रहा है? आपने मना किया नहीं किया? नहीं किया। बॉस, मैं मेरी बात सुनो। मुझे ब्लैकमेल में कितनी सच्चाई है? कंपाउंडर की गलती है या फिर सोची समझी साजिश? हर रात से पर्दा उठने वाला है। अब साध्वी की जान कैसे गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। उन्हें आखिरी वक्त में एक इंजेक्शन दिया गया था। क्या था वो इंजेक्शन? देखिए, कहा यह जा रहा है कि 28 जनवरी को साध्वी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण दिखाई दे रहे थे। व्यस्त कार्यक्रम और थकान की वजह से तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल ले जाने की बात हुई, लेकिन अस्पताल के बजाय आश्रम में ही इलाज का प्लान बना। उनके पिता का कहना है, मैंने अस्पताल कहा पर उसने मना कर दिया। दावा है तभी आश्रम के पास रहने वाले कंपाउंडर को बुलाया गया। उसी ने साध्वी प्रेम बाईसा को डेक्सोना नाम का एक इंजेक्शन लगाया। यह एक स्टेरॉइड दवा है जो बुखार, खांसी, एलर्जी में दिया जाता है। झोला छाप डॉक्टर भी ये इंजेक्शन मरीजों को लगाते रहे। इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में उपलब्ध है। इसकी खुराक एक सामान्य पैरासीटामोल की खुराक होती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि साध्वी को पहले से अस्थमा की बीमारी थी। आरोप है कि इसी दौरान साध्वी को इंजेक्शन का ओवरडोज दिया गया। साध्वी के पिता का कहना है कि इंजेक्शन लगाते ही तबीयत ज्यादा बिगड़ी। उन्हें लेकर तुरंत प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, लेकिन जान नहीं बची। डॉक्टरों ने साध्वी प्रेम बाईसा को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जहर की पुष्टि नहीं हुई है। कई गांव वाले साध्वी के पिता वीरमनाथ पर भी शक जता रहे हैं। हालांकि पुलिस सभी एंगल से मौत की जांच में जुटी हुई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। साध्वी के पिता ही उनके गुरु हैं, क्या कह रहे हैं। तो आप सबकी है, सनातन की बेटी थी, लेकिन इंजेक्शन लगाने क्या कि 30 सेकंड बाद में उसकी बहुत नाजुक हो गई। हाथों हाथ पापा, गुरुजी जल्दी ले हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे पकड़ के जैसे ही ले गए, इस रास्ते में एक बार बोला मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन जाने के बाद में भी मुझे न्याय मिले का मुझे उम्मीद पूरी है। उन्होंने आखिरी उम्मीद तक वो उम्मीद नहीं तोड़ी। इंजेक्शन लगाया, हो सकता है रिएक्शन हो गया हो, किसी एकदम ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ी तो लेके हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के थोड़ी देर बाद तक उन्होंने देता आ गया। बहुत बड़ा ये क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। क्या था, इंजेक्शन के अलावा तो कोई मैटर है नहीं। ये सनातन धर्म के विरोधी जो होते हैं, जो असुर संस्कृति के जो होते हैं, असुर संस्कृति का काम ही है कि देव संस्कृति को लांछित करके उस सनातन धर्म का हनन करना और उसमें सती पहुंचाना। तो इन चर्चाओं से कोई महत्व नहीं है। हमारा महत्व है सनातन धर्म के प्रचार से और सनातन धर्म के संस्कृति से, जिन्होंने बढ़ाई है और उनके बढ़ाने से हमारे देश का 4 चांद लगे हैं। अब देखिए जरा, ढेरों सवाल उठ रहे हैं साध्वी की मौत पर। मौत संदिग्ध थी, पहली वजह। साध्वी की मौत को लेकर साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इसकी पहली वजह है साध्वी का कथित सुसाइड नोट। साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद एक सुसाइड नोट सामने आया। यह सुसाइड नोट साध्वी के ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, जिसमें अग्नि परीक्षा, आखिरी विदाई, न्याय जैसे शब्द लिखे थे। ऐसे में सवाल है कि जब मौत हो चुकी थी तो यह पोस्ट किसने किया? साध्वी की मौत हुई तो अस्पताल ने शव एम्बुलेंस ले जाने को कहा, लेकिन साध्वी के पिता ने एम्बुलेंस लेने से साफ मना कर दिया। दूसरी वजह आई, पहले तो वो अपने निजी कार से ही साध्वी का शव आश्रम लेकर गए, फिर इसके बाद आश्रम में ही शव के साथ 3 घंटे कार में बैठे रहे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इस दौरान उनके हाव भाव पर सवाल उठाए। तीसरी वजह, मौत के बाद पुलिस जब आश्रम पहुंची तो पिता ने न्याय की मांग की, लेकिन साध्वी का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने जब साध्वी का मोबाइल मांगा तो उसे देने से भी मना कर दिया गया। काफी समझाने के बाद पिता साध्वी के पोस्टमार्टम को तैयार हुए, लेकिन इस पूरे मामले में साध्वी के पोस्टमार्टम में काफी देर हो गई। मौत शाम 5:30 बजे हुई, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए शव 10:30 बजे गया। साध्वी के पोस्टमार्टम में देरी हुई
को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चौथी वजह, 6 महीने पहले ब्लैकमेलिंग और फिरौती की एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पूर्व स्टाफ पर चरित्र हनन और 20 लाख फिरौती का आरोप लगा था। 2025 में साध्वी के पिता के साथ कुछ एडिटेड वीडियो भी वायरल किए गए। बाप बेटी के रिश्ते को गलत तरीके से पेश करके छवि धूमिल करने की भी कोशिश हुई थी। ये वजह बताई जा रही है। आरोपी का मकसद चरित्र हनन और साध्वी की कथाओं को रद्द कराना था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या साध्वी की मौत में भी साजिश की आशंका है। पुलिस जांच कर रही है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। वो सभी के लिए दुख की घड़ी है। ऐसा संसार में जो जीव आता है उसको एक बार जाना पड़ता है, लेकिन साध्वी जी का अचानक जाना हमारे सभी के लिए दुख की घड़ी है। जो जीव आया है उनको जाना पड़ता है, लेकिन जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और साध्वी जी को न्याय मिलना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि प्रेम बाईसा का जो मृत्यु का जो कारण है उसका निष्पक्ष जांच हो और जांच करके और सनातन धर्म के सामने, हिंदुओं के सामने ये सारी जो निष्पक्षता है वो प्रकट करें। प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इसकी कार्रवाई हो, जांच हो और जो दोषी है इस घटना में उनको सजा मिले। कोई भी ऐसा जो साक्ष्य है, एविडेंस है, अगर कोई है तो वो डिस्टॉर्ट नहीं हो जाए, इसलिए तुरंत जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसे इंटैक्ट रखाया गया था। हमारे सीपी साहब के निर्देशन में सारी सीपी साहब, डीसीपी साहब और तमाम जो उच्च अधिकारी और हमारी पूरी जो टीम है उसके द्वारा हर जो स्टेप है वो प्रॉपरली बिल्कुल प्रूडेंट तरीके से लिया जा रहा है, जिससे कोई भी चीज डिस्टॉर्ट नहीं हो, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही कुछ और सच सामने आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सोना चांदी कुछ लोगों को खुशी दे रहा है और कुछ लोगों को दुख भी। सोना चांदी कमाल है और सोना चांदी की चाल भी कमाल है। सोना चांदी के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे थे पिछले 5-6 दिन से, आज वो धड़ाम हो गया। सोना चांदी की चाल ने लोगों को और पसोपेश में डाल दिया है कि सोना चांदी खरीदना है अभी या फिर नहीं खरीदना है। सोने की स्पीड समझिए और चांदी की चमक देखिए, बड़ी अजीब है। तेज होती है, निवेशकों की बाछें खिल जाती हैं, कमाई का स्कोप बढ़ जाता है और फिर एक दिन दोनों की कीमत अचानक से ठप हो जाती है। तब दिल धक धक करने लगता है। यह संकेत है कि सावधान रहिए, सोच समझ कर निवेश करिए। वैसे सोने चांदी की चमक मिडिल क्लास की महिलाओं को हमेशा लुभाती है, भरमाती भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी की चाल ने महिलाओं को परेशान कर दिया है। कीमत पहुंच से बाहर हो चुकी है, चमक चुभ रही है, समझ में नहीं आता शादी ब्याह है तो क्या करें, किसी रिश्तेदार को तोहफा देना है तो क्या करें। शॉपिंग का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ की जरूरत है तो ले रही हूँ, नहीं तो नहीं। बहुत ही ज्यादा स्काई रॉकेट हो गया है रेट। तो आप सुन रहे हैं लोगों को, लोग कह रहे हैं स्काई रॉकेट हो गया जिस तरह भाग रहा है। अब देखिए सोना चांदी गिर गया। आज आपके सामने आंकड़े रखता हूं मैं, देखिए सोने चांदी की स्थिति क्या है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए सोना प्रति 10 ग्राम कल था 1,73,200, आज हुआ 1,65,270 और लगभग 7,930 रुपए गिरा है। अब सोने के बाद जरा चांदी का हाल देखिए। चांदी कल था 4,25,000, आज गिरकर हो गया 4,15,000, लगभग चांदी गिर गई है 10,000 रुपए। अब अगर कुछ दिन के आंकड़े आप देखिए तो देखिए 26 जनवरी को सोना था 1,57,000, 27 को 1,56,000 हो गया, उसके बाद उठना शुरू हुआ। 28 जनवरी को 1,60,000, 29 जनवरी को 1,73,200 और 30 जनवरी को आज गिर गया 1,65,270 पर रुका। चांदी देखिए जरा, रोज बढ़ रही थी चांदी। 1 किलो 3,75,000 में थी, उसके बाद 27 तारीख को 3,87,000, 28 को 4 लाख पहुंच गई, 29 को 4,25,000 और 30 को गिरकर 4,15,000 हो गई। जिस तरह से चांदी और सोना आगे बढ़ रहे थे, अचानक रुक गए। अब सवाल यह है इस बीच कि यह कहां जाकर रुकेगा। भारत में दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है, हिंदुस्तान भी उनमें शामिल है, क्योंकि भारत के घरों में बहुत ज्यादा सोने की खरीदारी होती है। देखिए कैसे, एक रिपोर्ट के मुताबिक घरों में करीब 34,600 टन सोना है।
जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख करोड़ है। यह जीडीपी से भी ज्यादा है। जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर यानी 370 लाख करोड़ रुपए के करीब है और सोना 4.5 लाख करोड़। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ग्लोबल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी करीब 26% है। ग्लोबल डिमांड में 28% के साथ चीन पहले नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 75 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में लोगों के घरों में। लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तरह खरीदते हैं। हिंदुस्तान में क्योंकि देश में ज्यादातर लोग सोने के जेवर को बेचते नहीं, इसलिए कीमतों में उतार चढ़ाव खपत या खरीदारी पर बेअसर रहता है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, आरबीआई भी अपना गोल्ड स्टॉक बढ़ा रहा है। 2024 से अब तक आरबीआई ने अपने रिजर्व में 75 टन सोना जोड़ लिया है। भारत का कुल सरकारी गोल्ड रिजर्व 880 टन हो गया है। यह भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 14% है। अब देखिए जरा, बात यह है कि सोने में और चांदी में उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। सवाल ये, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कारण क्या है एक मैं आपको बताऊं। कीमतों में आज हुई कमी की वजह मुनाफा वसूली माना जा रहा है, यानी जिन्हें मुनाफा कमाना था उन्होंने जल्दी बेचना शुरू कर दिया और मुनाफा कमाया। हाल के हफ्तों में सोने चांदी के दाम तेजी से ऊपर चढ़े थे, जिससे निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा निकालना शुरू कर दिया था। जैसे ही बिकवाली बढ़ी, कीमतें तेजी से नीचे आ गईं। उतार चढ़ाव के इस दौर का कनेक्शन ग्लोबल अस्थिरता से। दुनिया भर में स्थिरता का अभाव है, हालात हर वक्त बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से परमाणु समझौते पर बातचीत की बात कही, वहीं ईरान ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। साथ ही अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। मई में फेडरल रिजर्व के प्रमुख का कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिससे आगे की नीति को लेकर भी बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। सुनिए जरा, ये जो हालात है सोने चांदी को लेकर, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। इस तरह से रेट चल रहे हैं, ये मार्केट इतनी बाइंग नहीं है, मार्केटों में इतना काम नहीं है, मार्केट तो मंदी है। देखो, इन्वेस्टरों को मेरे हिसाब से तो अभी कोई ज्यादा ऐसा वो है नहीं, ये तो सिर्फ एक रूमर बना हुआ है कि आप माल खरीदो, ये बाहर हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। आजकल लोग हर एक को चाहते हैं हम प्रॉफिट कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शॉर्टेज बनाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का भाव कभी भी क्रैश हो सकता है। तो ईवीज में डिमांड बहुत ज़्यादा है। आजकल बैटरी कंपनियां हैं, उनमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, चांदी की, कॉपर की, गोल्ड की, और अपने सोलर प्लांट्स वगैरह जो लग रहे हैं सब, उसमें सिल्वर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए चाइना के अंदर रैपिड बाइंग हो रही है, जिस वजह से ये पैराबोलिक मूव्स इसके अंदर देखने को हमें मिल रहे हैं। अब देखिए, बड़ा सवाल ये है कि सभी कंफ्यूज हैं, खरीदें कि ना खरीदें। जो खरीदने की हालत में वो सोच रहे हैं खरीद लिया तो कहीं गिर ना जाए, जो खरीदने की हालत में नहीं है वो सोच रहे हैं गिर जाए तब खरीदें। इस बारे में एक्सपर्ट्स की एक राय नहीं है। कुछ जानकार मानते हैं कि चांदी में निवेश सुरक्षित है, क्योंकि उद्योगों में चांदी की डिमांड काफी ज्यादा है। फिर भी पूरा पैसा एक बार निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ हफ्तों या महीनों के दौरान करना चाहिए। हर गिरावट के मौके पर थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए, इससे तेजी आने पर ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका होगा। ऐसे निवेशक जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन पर फोकस बनाए रखना चाहिए। सोना और चांदी की हिस्सेदारी 5 से 10% तक रखी जा सकती है। चांदी काफी अस्थिर है, इसलिए खास सावधानी बरतने की जरूरत चांदी में। नए निवेशकों के लिए यह उतार चढ़ाव जोखिम वाला एंट्री पॉइंट है, यह कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। आइए सुनिए जरा, अब जानकार क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। कॉमेक्स में मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होती है, हर महीने एक दिन होता है। तो जिस महीने में सोना चांदी बहुत तेज भागे होते हैं, उस दिन जिन लोगों ने लॉन्ग किया होता है, यानी कि जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, वो उस दिन सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे भारी बिकवाली आती है और एकदम से ये तेज करेक्शन दिखती है। और अगर किसी महीने में गिरा है तो उस दिन लोग शॉर्ट कवरिंग करते हैं, यानी कि जिन लोगों ने शॉर्ट किया होता है कवरिंग करते हैं, तो उस दिन एक्सपायरी वाले दिन आपको बढ़ता दिखेगा। कुल मिला के जिस महीने बहुत दौड़ा है, एक्सपायरी वाले दिन एकदम गिरेगा। जिस महीने बहुत गिरा है, एक्सपायरी वाले दिन आपको उठता दिखाई देगा। तो भाई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सोना चांदी समझकर और सावधानी से खरीदें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, खबर महाराष्ट्र से है। अजित पवार की जगह उनकी पत्नी को कमान दी जाएगी डिप्टी सीएम पद की। अजित पवार जी का कल अंतिम संस्कार हुआ, जहां आज उनकी अस्थियां लेने के लिए परिवार के लोग पहुंचे, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था।
ये बारामती की तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके बाद अजित पवार साहब की अस्थियों को विसर्जित किया गया, परिवार पहुंचा था, ये उनके बेटे को आप देख रहे हैं। 5 कलश में अस्थि विसर्जन हुआ है। बारामती में नीरा कान्हा नदी के संगम पर यह विसर्जित हुआ है और अजित पवार की अस्थियां बेटे पार्थ पवार ने पूरी की हैं। अंतिम रस्में अजित पवार की अस्थि विसर्जन करने के लिए पवार परिवार सोनगांव पहुंचा, जहां पार्थ पवार ने नीरा कान्हा नदी के पवित्र संगम पर अस्थि कलश विसर्जित किया। अब सवाल यह है कि अजित पवार के बाद डिप्टी सीएम कौन होगा। अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और कई मंत्रालय उनके पास थे। अब बताया जा रहा है अजित पवार की पत्नी डिप्टी सीएम हो सकती हैं। आज खुद प्रफुल्ल पटेल मिलने पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस से। युति के एक पार्टनर है, उसमें हमारे नेता अजित दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे, तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। ये बात करने के लिए मुख्यमंत्री से ये आए थे कि हम ये जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। और महाराष्ट्र से आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी। उनका महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। कल शाम 5 बजे महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इससे पहले सुबह 11 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और सुनेत्रा पवार अभी एनसीपी की राज्यसभा सदस्य हैं। बारामती विधानसभा सीट से सुनेत्रा चुनाव लड़ सकती हैं। इस सीट से अजित पवार विधायक चुने गए थे। इससे पहले प्रफुल्ल पटेल ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। डिप्टी सीएम और एनसीपी के कोटे के मंत्रियों को लेकर उनसे चर्चा हुई थी। इसके बाद एनसीपी नेताओं की आपातकालीन बैठक हुई। इसमें सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन नेताओं की बात हुई। बैठक में सुनेत्रा ने डिप्टी सीएम पद संभालने की सहमति दे दी है। महाराष्ट्र सरकार में अजित के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग भी था। फडणवीस और एनसीपी नेताओं में इसको लेकर भी चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय सीएम फडणवीस अपने पास रख सकते हैं। ऐसे में फडणवीस महाराष्ट्र का बजट पेश कर सकते हैं मार्च में। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजित पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े हैं। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए हमारी मैंने कहा ना कि जन भावना और हमारी भावना ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको सेम मिलेगी। हमको केवल उनके साथ एक बार बात करने का मौका दीजिए। हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई, तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पर जो बातें सामने आ रही हैं, सुनेत्रा पवार जी का नाम आ रहा है। वे कोई हाउसवाइफ नहीं है, वर्तमान सांसद है और वो यदि उप मुख्यमंत्री बनती है, खैर उनके दल का फैसला होगा, पर एक कार्यकर्ता के रूप में यदि आप मुझसे पूछे, दल के रूप में नहीं, प्रवक्ता के रूप में नहीं, तो निश्चित तौर पर ये कहते कि सच्चे रूप से उनके दल के अजीत दादाजी को श्रद्धांजलि रहेगी। अब सवाल यह है कि अजित पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम होंगी, लेकिन अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच चल रही है। इस मामले में कई जांच कर रही है। आज एक और टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, बताया गया एसआईटी जांच कर रही है। बारामती पहुंची, ये प्लेन क्रैश का मलबा आप देख रहे हैं। टीम ने अलग अलग टीम वहां पहुंचकर जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सबूत भी जुटाए।
अजित पवार के प्लेन क्रैश के बाद बारामती एयरपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो हादसे की जांच की मांग को लेकर सियासत लगातार जारी है। अखिलेश से लेकर संजय राउत तक मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। जो हवाई जहाज सही था, अभी तक उड़ रहा था, और जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी, उसके बाद ये हादसा कैसे हो गया? पूरे मामले की जांच तेज हो गई है। एआईबी और डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। अब सीआईडी भी जांच में जुट गई है, लेकिन हादसे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में, कैसा हो गया? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। प्लेन क्रैश कैसे हुआ, ये जांच एजेंसी तय करेंगी, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये कि जो एयरपोर्ट था वो भी ठीक नहीं था। तस्वीर आपके सामने, सामान्य एयरपोर्ट पर रनवे अगर आपने देखा होगा, जिस पे प्लेन लैंड करता है या जहां से टेक ऑफ करता है, इसे ये होती है हवाई पट्टी, इसी को रनवे कहते हैं। सामान्य रनवे ऐसा होता है, लेकिन बारामती का रनवे कैसे था वो देखिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं बारामती की पट्टी, देखिए जरा आपको ऊंची नजर आ रही है, यानी इसे टेबल टॉप कहते हैं, यानी टेबल के ऊपर एक टॉप हो जैसे वैसे। अब यहां इस पट्टी पर प्लेन उतारना बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि यहां आपको सिर्फ उस पट्टी को देखकर प्लेन उतारना है। और सोचिए नीचे धुंध हो तो पायलट के लिए कितना मुश्किल है इस पर प्लेन उतारना। पायलट के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, धुंध में आगे कुछ दिख नहीं रहा है, और ठीक से बारामती जैसी जगह पर ठीक से एटीसी से कंट्रोल रूम से बातचीत करना और उसके बाद यहां पर प्लेन उतार पाना बहुत मुश्किल काम है। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। सामान्य रनवे ऐसा होता है, और यह था बारामती का रनवे, जिस पर विमान उतारना ही बहुत मुश्किल काम और बात थी। अब आपको बताऊं कि आखिर क्या हुआ कि विमान हादसा हुआ। ये देख रहे हैं आप, ये है वही टेबल टॉप। दरअसल बारामती का इस्तेमाल जो है वीवीआईपी उड़ानों के लिए होता था। इस एयरपोर्ट पर कमर्शियल प्लेन नहीं उतरते थे, क्योंकि इसका इस्तेमाल अधिकतर फ्लाइंग ट्रेनिंग में होता था। 1996 में बारामती एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। एक्सपर्ट के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर कुछ खामियां हैं। बारामती एयरपोर्ट का रनवे काफी छोटा है, इस वजह से लैंडिंग के दौरान प्लेन को रनवे पर सीधे उतरने के बजाय एक बड़ा घुमाव लेना पड़ा। लैंडिंग के लिए पायलट को दूसरी बार कोशिश करनी पड़ी। लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान पायलट को रनवे नहीं दिखा। बारामती में बड़े एयरपोर्ट जैसे बेहतर लैंडिंग सिस्टम नहीं है। यहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस की कमी है, और आईएलएस की मदद से पायलट प्लेन को रनवे से अलाइन करते हैं कि अब यहीं उतार सकता हूं। बारामती एयरपोर्ट पर इसकी कमी की वजह से क्रैश की आशंका है। यहां आंखों से रनवे की पहचान करके लैंडिंग करनी पड़ती है। रनवे की दूरी से लेकर एंगल का अंदाजा मैनुअल लगाना पड़ता है, और ऐसे में गलती की संभावना बहुत बढ़ जाती है। धुंध और कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी की स्थिति में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम सुरक्षित लैंडिंग में मदद करता है। पायलट को विजिबिलिटी 3000 मीटर बताई गई थी। भारत में 5 टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं, ऐसे टेबल टॉप एयरपोर्ट जिसमें बारामती का नाम शामिल नहीं है। टेबल टॉप एयरपोर्ट आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होते हैं, जहां रनवे के दोनों सिरों पर खाइयां होती हैं। टेबल टॉप एयरपोर्ट के रनवे छोटे होते हैं, जहां विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों खतरनाक होते हैं। बारामती हवाई पट्टी का उपयोग पायलट की ट्रेनिंग के लिए होता है, और वीआईपी उड़ानों के बावजूद यहां नेविगेशनल मटेरियल की कमी है। इसमें सिर्फ एयर कंट्रोल सिस्टम ही लगा हुआ है, जिसे एक फ्लाइंग स्कूल ऑपरेट करता है। मौसम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, सुरक्षा, फायर सेफ्टी का अभाव है, और इस एयरपोर्ट के आसपास दूर तक खेत और मैदान है। इस वजह से पक्षियों के टकराने की संभावना ज्यादा होती है। एयरपोर्ट के पास विमान कम ऊंचाई पर होते हैं, ऐसे में पक्षियों के टकराने से हादसे होने की संभावना बनी रहती है। बारामती में विमान हादसे की जांच सीआईडी ने भी शुरू कर दी है। सुनिए जरा इस टेबल टॉप पर एविएशन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। टेक्निकल एरर होने के चांस बहुत कम है। आप ये समझ लो कि 1% चांस हो गए, बिकॉज एयरक्राफ्ट ऑलरेडी एयरपोर्ट से बिल्कुल मतलब लैंडिंग के लिए ही आ रहा था। अब उस टाइम पे देखो इसमें मल्टी इंजन है, तो जैसे सिंगल इंजन अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तो आप विथ वन इंजन आप यू कैन कंटिन्यू विथ अप टू एयरपोर्ट, उतना इश्यू नहीं आता। वेदर इट वाज पायलट एरर या एक टेक्निकल ग्लिच था या लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम थी या ऑल ऑफ अ सडन कोई वेदर की सिचुएशन खराब हो गई, ये सारी चीजें या कोई सैबोटेज हुआ, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करेंगी।
तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की बायकॉट की नौटंकी। दरअसल T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। सबसे पहले भारतीय टीम की तस्वीर देखिए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भारतीय टीम पहुंची दर्शन करने के लिए मैच से पहले। अब देखिए जरा पाकिस्तान को क्या समझ आ रहा है। उन्हें अकला रही है कि वो ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पाकिस्तान का ड्रामा जारी है। T20 विश्व कप से हटने को लेकर पाकिस्तान ने धमकी दी थी। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इसको लेकर पीएम से मुलाकात की, शहबाज शरीफ से। मोहसिन नकवी ने कहा था सभी विकल्प खुले हैं। साथ ही कहा था शुक्रवार या सोमवार को इस पर फैसला होगा। लेकिन पाकिस्तान विश्व कप के लिए तैयारी भी कर रहा है। विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम ने ऐलान कर दिया है। कोलंबो के लिए फ्लाइट की टिकट भी इन्होंने बुक करा ली है। दरअसल आईसीसी ने बॉयकॉट को लेकर पाक को चेतावनी दी। पाक ने भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार किया तो एक्शन लेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मैच होना है। भारत के पूर्व क्रिकेटरों ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी। रैना ने कहा अगर पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया तो आईसीसी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। आईसीसी ने कहा है जो भारत नहीं आ रहे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश की चिंताएं बेबुनियाद हैं। इरफान पठान ने पाकिस्तान की धमकी को बकवास बताया। पाक के T20 विश्व कप से हटने की धमकी को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पाक के स्टैंड की आलोचना भी की है। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में क्या हो रहा है। अब की बार फाइनल प्रहार की तैयारी है। खबर यह आई कि अमेरिका भी एक्शन में आ गया है और दूसरी तरफ ईरान भी। अमेरिका अब कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं अमेरिका की फोर्स ने ड्रिल शुरू कर दी और बताया जा रहा है जो एयर बेसेस हैं ईरान के आसपास, मुस्लिम मुल्कों में जो अमेरिका के एयर बेस है उस पर अमेरिका युद्ध अभ्यास कर रहा है। सेना युद्ध अभ्यास कर रही है और न सिर्फ युद्ध अभ्यास कर रही है, क्या ईरान पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रही है। वाकई अमेरिका और ट्रंप बड़ी तैयारी में है क्योंकि एक और युद्धपोत को रवाना किया ईरान की तरफ। पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंचा, अब एक और युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ये अमेरिकी वॉरशिप है जिसे आप देख रहे हैं जो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। तो अब देखिए जरा क्या होने वाला है। ईरान से विवाद के बीच अमेरिका ने यह बड़ी तैयारी शुरू की है। 20 देशों में एयरबेस पर अमेरिकी सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। यह युद्ध अभ्यास कतर, जॉर्डन जैसे ईरान के करीबी देशों में हो रहा है। इसमें अमेरिका वायुसेना के साथ ही नौसेना को शामिल किया गया। करीब 5000 से अधिक सैनिक इस समय युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने धमकी जारी करते हुए कहा है कि खाड़ी में सैन्य शक्ति बढ़ा ली है। ईरान को किसी भी कीमत पर अमेरिका से समझौता करना होगा और समझौते पर बातचीत करने का समय समाप्त होता जा रहा है। इससे पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया, तब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ जो ईरान का एक बड़ा विनाश था। अगला हमला बहुत बुरा होगा। दुनिया भर में सवाल उठने लगे क्या ईरान पर हमला होने वाला है, क्योंकि यूएस जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट क्षेत्र में पहुंच चुका है। अमेरिकी धमकी को लेकर ईरानी विदेश मंत्री ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा ईरानी सेनाओं की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरानी सेना किसी भी अमेरिकी हमले का तुरंत जवाब और जोरदार जवाब देने को तैयार है। ईरानी सेना फौरन इसका रिस्पॉन्ड करेगी, जवाब देगी। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर किन किन जगहों पर अमेरिका के एयरबेस हैं जहां उसका युद्ध अभ्यास चल रहा है। यह सब ईरान के आसपास है। यह आप देख रहे हैं एयरबेसेस, ये यूएई में है अमेरिका के एयरबेस, कतर में है, जॉर्डन में है, इराक में है, इजराइल में है, सीरिया में है, इजिप्ट में, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, और ये सब ईरान के चारों तरफ है। यानी ईरान को चारों तरफ से अमेरिका ने घेर रखा है। इसे ऐसे समझिए
अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं और उनके विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 30-40 हजार अमेरिकी सैनिक हैं जो ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की रेंज में हैं। इस इलाके में एक ऐसी फोर्स होना समझदारी है जो जवाब दे सके और जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सैनिकों और इजराइल को बचाने के लिए पहले से हमला कर सके। वैसे एक और खूबसूरत नौसैनिक बेड़ा इस समय ईरान की ओर बढ़ रहा है। देखते हैं क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि वे समझौता कर लेंगे। अब देखिए जरा, अमेरिका ने अपना वॉरशिप ईरान की तरफ भेजा है तो चीन ने भी अपना युद्धपोत ईरान की तरफ भेजा है। यह चीनी युद्धपोत बताया जा रहा है, ईरान के समर्थन में चीनी युद्धपोत उतर गया है। क्या अमेरिका बनाम चीन हो जाएगा ईरान के नाम पर? अब देखिए जरा, चीन क्या कह रहा है। अमेरिका से कह रहा है कि हल्के में मत लो। अमेरिका के बाद अब चीन भी मैदान में आ गया। चीन ने युद्धपोत और जंगी जहाजों को ईरान की तरफ भेज दिया है और साथ ही अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली है। संयुक्त राष्ट्र में चीनी प्रवक्ता फू त्सोंग ने अपना पक्ष रखा। चीन ने धमकी भरे लहजे में कहा ताकत का नशा उतार देंगे। चीन ने कहा ताकत दिखाने से समाधान नहीं निकलता। मिडिल ईस्ट का मसला बंदूक की नोक पर हल नहीं होगा। ईरान में क्या होना चाहिए ये वहां की जनता तय करेगी। चीन ने इशारों में कह दिया कि वो ईरान के साथ हैं और बाकी देशों से आग में घी न डालने की अपील भी की है। लेकिन चीन की धमकी के बाद ट्रंप और आक्रामक हो गए। उन्होंने कहा ईरान के खिलाफ हम पूरी तरह तैयार हैं। ईरान से अभी बातचीत जारी है और आगे भी होगी। वहां बहुत शक्तिशाली युद्धपोत पहले से रवाना है। मुझे उम्मीद है कि उसका इस्तेमाल न करना पड़े। प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद हो और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कह रहे हैं। ईरान से बातचीत हुई है और आगे भी होगी। ईरान की ओर बहुत शक्तिशाली युद्धपोत रवाना है। उम्मीद है उन्हें इस्तेमाल ना करना पड़े। मैंने साफ तौर से 2 चीजें कही हैं। नंबर 1 नो न्यूक्लियर और नंबर 2 प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद करो। 2 हफ्ते पहले 837 फांसियां रुकवाई, लेकिन हालात बेहद गंभीर हैं। राइट, अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास? वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। यह मौसम की तरह कब बदल जाए कोई जानता नहीं। कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर कुछ ऐसा ही हुआ सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। वो बॉलीवुड के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी बैक टू बैक फिल्में हिट हो रही थी। वो देखते ही देखते फिल्म इंडस्ट्री में हिट मशीन बन गए थे। डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स की लिस्ट में एक ही नाम, राजेश खन्ना, वो भी टॉप पर। उनकी एक्टिंग का अंदाज, फिल्मों के गाने सबकी जुबान पर थे। लड़कियों की दीवानगी ऐसी थी कि कहा जाता है कि उनकी सफेद गाड़ी को वो अपनी लिपस्टिक से लाल कर देती थी। बस इस सफलता ने राजेश खन्ना को कुछ ज्यादा आत्मविश्वासी बना दिया। एक बार उन्होंने कहा था, मैं खुद को भगवान के बाद दूसरे नंबर पर समझने लगा था। शूटिंग पर 7-8 घंटे देरी से पहुंचना उनके लिए आम बात हो गई थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे सितारे इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहे थे। तभी राजेश खन्ना साहब के हाथों से फिल्में जाने लगी क्योंकि दूसरे हीरो हिट होने लगे थे। बस यहीं से राजेश खन्ना की फिल्में उन्हें मिलना कम हो गई। कभी धमाकेदार हिट फिल्में देने वाले लीड हीरो को साइड रोल तक करने पड़े। आखिरकार 2000 के दशक में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। इस गुमनामी से परेशान हुए, लेकिन आखिर में संभल कर उन्होंने कहा था, दौलतें, शोहरतें, इज्जतें सब कुछ रहता नहीं दुनिया में। जहां कल मैं था आज कोई और है और कल कोई और होगा। लेजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना की लाइफ से बड़ा फंडा मिलता है। बड़ा मुकाम मिल जाए तो भी सफलता को सिर पर ना चढ़ने दें। अहंकार से दूरी बनाकर हमेशा अपने काम की इज्जत करें। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।